स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। पिछली जो क्लास थी हमारी, उसमें हमने आपका पुरुष अध्याय पूरा कर लिया था। उसमें हमने पुरुषों की चर्चा करी थी, तीनों भेदों की, क्या क्या उनकी परिभाषा होती है, उनका वाक्य में प्रयोग देखा था, कारक के साथ उनका किस प्रकार से एक वचन भी पुरुषों का बदलता है, वह भी हमने पूरी चर्चा वहाँ पर कर ली थी। अब हम अपना एक नया और काफ़ी महत्वपूर्ण अध्याय यहाँ पर प्रारंभ करने जा रहे हैं, जिसका नाम है क्रिया। तो हमारा आज से नया अध्याय प्रारंभ हो रहा है, क्रिया। तो सबसे पहले यदि हम बात करें कि क्रिया आखिर होती क्या है, तो देखिए इसकी परिभाषा क्या है क्रिया की। तो इसकी परिभाषा होती है कि जिन शब्दों से किसी कार्य के करने अथवा होने का बोध हो, वह आपकी क्रिया कहलाती है। तो देखिए यहाँ पर यदि हम बात करें परिभाषा, तो परिभाषा क्या कहती है कि जिन शब्दों से किसी कार्य के करने या होने का बोध हो, वे क्रिया कहलाते हैं। वे क्या कहलाते हैं? वे आपके क्रिया कहलाते हैं। तो देखिए सबसे महत्वपूर्ण, सबसे जो पहले हमें चीज़ समझनी है और याद रखनी है, वह है कि आखिर क्रिया होती क्या है। तो जिन शब्दों से किसी कार्य के करने या होने का बोध होता हो, वे आपके क्या कहलाते हैं? वे आपके कहलाते हैं क्रिया। यह आपकी क्रिया की परिभाषा हुई। अब यदि हम बात करें क्रिया के भेदों की, तो देखिए क्रिया के अलग अलग आधारों पर भेद हैं। कितने आधार पर? तो क्रिया के 3 आधारों पर भेद हैं। कौन कौन से आधार हैं? तो देखिए एक है आपका रचना के आधार पर। रचना के आधार पर क्रिया के 8 भेद हैं। फिर आपका कर्म के आधार पर 2 भेद। कौन कौन से? अकर्मक, सकर्मक, जिनकी हम विस्तार में काफ़ी चर्चा करेंगे और जो हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण भी है परीक्षा की दृष्टि से। और तीसरा जो है, तीसरा किस आधार पर? तो तीसरा आपके पास है यहाँ पर काल के आधार पर। काल के आधार पर 3 भेद। अब हम इनकी एक एक करके चर्चा करेंगे, और जो हमारे लिए परीक्षा की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण है अकर्मक और सकर्मक, उनकी हम काफ़ी विस्तार में चर्चा करेंगे। अन्य भेदों को भी हम देखेंगे, एक बार सामान्य चर्चा उनकी करेंगे और काफ़ी विस्तार से आपके अकर्मक और सकर्मक पर हम चर्चा करेंगे। तो देखिए पहले हम बात करते हैं कि रचना के आधार पर। रचना के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? तो रचना के आधार पर क्रिया के होते हैं आपके 8 भेद। कौन कौन से? पहला आपका है सामान्य क्रिया, फिर सहायक क्रिया, तीसरा भेद है संयुक्त क्रिया, चौथा भेद है सजातीय क्रिया, पांचवा होता है प्रेरणार्थक क्रिया, फिर छठवां भेद होता है पूर्वकालिक क्रिया, और सातवां होता है आवृत्ति मूलक क्रिया, और अंत में 8वां भेद होता है आपका नाम धातु क्रिया। तो हमने यहाँ पर बात करी है किसकी? क्रिया के जो रचना के आधार पर जो भेद होते हैं क्रिया के, उनकी कौन कौन से 8 भेद हैं। अभी हम सिर्फ इनके नामों को देखेंगे कि कौन कौन से 8 भेद होते हैं। इनकी विस्तार में अभी हम चर्चा करेंगे कि आपकी सामान्य क्रिया क्या होती है, पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है, इनकी हम अभी चर्चा करेंगे। फिर दूसरा हम बात करें तो कर्म के आधार पर। कर्म के आधार पर कितने भेद क्रिया के? 2 भेद। कौन कौन से? एक तो आपके कर्म की उपस्थिति के आधार पर। इसमें भी यदि हम देखें तो उपभेदों में एक तो उपस्थिति के आधार पर। कौन कौन से? अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। वहीं कर्म की संख्या के आधार पर भी 2 भेद होते हैं। कौन कौन से? एक कर्मक और द्विकर्मक। इनकी हम काफ़ी विस्तार में चर्चा करेंगे। यह हमारे लिए ये वाला जो इसका भाग है वह काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो इसकी हम काफ़ी विस्तार में चर्चा करेंगे। फिर काल के आधार पर क्रिया के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? तो पहला वर्तमान कालिक क्रिया, जो वर्तमान में हो रही हो, भूतकालिक क्रिया, जो भूतकाल में हो चुकी हो, और तीसरा भविष्यकालिक क्रिया, जो कि आपके भविष्य काल में होगी।
तो ये हमने यहाँ पर जो चर्चा करी है अभी तक की, यदि हम चर्चा को संक्षिप्त में समझें और एक और बार पुनः देखें तो हमने क्या चर्चा की है। यहाँ पर सबसे पहले हमने बात करी कि आखिर क्रिया होती क्या है। तो उसकी हमने परिभाषा देखी कि जिन शब्दों से कार्य के करने या होने का बोध होता हो वे आपके क्या कहलाते हैं, वे आपके कहलाते हैं क्रिया। तो यह तो हुई क्रिया की परिभाषा। इसके बाद हमने बात करी क्रिया के भेदों की। तो क्रिया के भेद कितने आधार पर होते हैं, तो देखिए क्रिया के भेद हमने 3 आधार पर देखे हैं। 3 आधार पर क्रिया के भेद देखे, कौन कौन से। तो एक पहला हमने देखा आपका रचना के आधार पर। रचना के आधार पर इसमें जो 3 हैं उनमें देखिए पहले हमने कौन सा देखा, सबसे पहले हमने बात करी रचना के आधार पर कितने 8 भेद। कौन कौन से, सामान्य क्रिया, सहायक क्रिया, संयुक्त क्रिया, सजातीय क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, आवृत्ति मूलक क्रिया और आपकी नाम धातु क्रिया। फिर हमने दूसरा आधार कौन सा देखा, तो दूसरा हमने देखा कर्म के आधार पर। कर्म के आधार पर जो कि हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण भी है। इस आधार पर आपकी क्रिया 2 भेदों में बांटी गई है। एक उपस्थिति, कर्म की उपस्थिति के आधार पर अकर्मक और सकर्मक, वहीं कर्म की संख्या के आधार पर एक कर्मक और द्विकर्मक क्रिया। फिर जो तीसरा आधार है क्रिया के भेद का वह कौन सा है, तो वह है आपका काल के आधार पर। काल के आधार पर क्रिया के कितने भेद, तो 3 भेद। कौन कौन से, वर्तमान कालिक, यहाँ पर देखिए हमने बात करी आपका वर्तमान कालिक, भूतकालिक और भविष्यकालीन। तो यहाँ पर हमने अभी तक जो चर्चा करी है उससे आपको यह स्पष्ट हुआ होगा कि क्रिया किसे कहते हैं। तो जिन शब्दों से किसी कार्य के करने या होने का बोध होता हो उसे आप क्रिया कहते हैं। क्रिया के भेदों में आपको स्पष्टता आई होगी कि क्रिया के भेद जो हैं 3 आधार पर किए गए हैं। कौन कौन से आधार पर, तो पहला रचना के आधार पर 8 भेद। कौन कौन से, सामान्य क्रिया, सहायक क्रिया, संयुक्त क्रिया, सजातीय क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, आवृत्ति मूलक क्रिया और नाम धातु क्रिया। फिर इसके बाद हमने कर्म के आधार पर भेद करे। कर्म, एक तो कर्म की उपस्थिति के आधार पर था जिसमें कर्म की उपस्थिति के आधार पर अकर्मक और सकर्मक थे, वहीं कर्म की संख्या के आधार पर एक कर्मक और द्विकर्मक थे। फिर काल के आधार पर क्रिया के 3 भेद, वर्तमान कालिक, भूतकालिक और भविष्यकालीन। देखिए यहाँ पर जो हमारा कर्म के आधार पर क्रिया के जो भेद हैं उन्हें हम आगे और विस्तार में उनकी चर्चा करेंगे, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी इनकी हम अभी एक शुरुआती चर्चा कर लेते हैं क्योंकि यह आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है परीक्षा की दृष्टि से। एग्ज़ाम में ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो देखिए इसमें मुख्यतः हमें देखना है, एक तो आपका कौन सा, अकर्मक क्रिया जिसमें कर्म उपस्थित नहीं होता, मुख्य बिंदु यह याद रखना है। और दूसरा इसमें होता है आपका सकर्मक क्रिया जिसमें आपका कर्म उपस्थित होता है। इस आधार पर हमने इन्हें बांटा है। फिर आगे हमने इनका विभाजन किया है। एक आपकी पूर्ण अकर्मक होती है, एक आपकी अपूर्ण अकर्मक, एक अपूर्ण सकर्मक और एक पूर्ण सकर्मक। तो ये हमने इनका विभाजन किया है जिसे हम थोड़ा सा यहाँ पर समझ लेते हैं संक्षिप्त में। फिर आगे हम इसे काफ़ी विस्तार से समझेंगे, काफ़ी अच्छे से इसे हम आगे समझेंगे। तो देखिए पहले हमने बात करी कर्म के आधार पर और यह हम बात कर रहे हैं किसमें, कर्म की उपस्थिति के आधार पर। कर्म की उपस्थिति के आधार पर क्रिया के 2 भेद किए गए हैं। कौन कौन से, यदि कर्म उपस्थित नहीं है तो वह होती है आपकी अकर्मक क्रिया, और यदि आपका कर्म उपस्थित है तो वह होती है आपकी सकर्मक क्रिया। अब इनके भी हमने विभाजन किए हैं, कैसे, तो देखिए सबसे पहले तो हमें यह समझना है जिसमें कर्म नहीं है वह आपका अकर्मक क्रिया, जिसमें कर्म है वह आपकी सकर्मक क्रिया होगी। अब इनके भी हमने भेद करे। एक पूर्ण अकर्मक जिसमें कभी भी कर्म ना हो, जिसमें कभी भी कर्म ना हो वह आपकी कौन सी होती है, वह होती है आपकी पूर्ण अकर्मक। और जिसमें देखिए कभी, वैसे तो सामान्यतः अकर्मक में कर्म नहीं होता, लेकिन कभी कभी यदि कर्म आ जाए तो वह आपकी अपूर्ण अकर्मक होती है। तो देखिए पहले हम बात करेंगे आपके पूर्ण अकर्मक की जिसमें कभी कर्म नहीं होता, जैसे कि रोना, सोना, हंसना, चलना, दौड़ना, टहलना,
आना और जाना, ये आपकी क्या होती हैं, ये आपकी सदैव आपकी अकर्मक क्रियाएं होती हैं। फिर अपूर्ण अकर्मक में क्या होता है, तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, क्रिया के साथ कर्म नहीं, अतः अकर्मक होगी, परंतु कभी कभी कर्म आ सकता है, इसलिए अतः यह अपूर्ण अकर्मक होगी। जैसे कि खाना, गाना, चरना, चुनना, पीना, ये जो क्रियाएं हैं ये हमें याद रखनी है कि ये ही वे क्रियाएं हैं जो आपकी अपूर्ण अकर्मक भी बना देती हैं और आपकी अपूर्ण सकर्मक भी बना देती हैं। तो ये क्रियाएं हैं जो हमें मुख्यतः यहाँ पर याद रखनी हैं। ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये हमें ज़रूर याद रखना है। और इसे बताने का अभी थोड़ा सा इसका एक आपको ओवरव्यू देने का उद्देश्य भी ये है कि मुख्य चर्चा हमें जब इसी चीज़ पर करनी है तो थोड़ा सा इसका आपको दिमाग में आइडिया रहे, कहीं ना कहीं यह आपके दिमाग में रहना चाहिए। ठीक है, तो हमने ये चर्चा करी। अब हम बात करते हैं सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया में क्या होता है कि आपका कर्म उपस्थित होता है। इसको भी हमने उसी प्रकार से दो भागों में बांटा, एक आपकी अपूर्ण सकर्मक और एक आपकी पूर्ण सकर्मक। पहले हम बात करेंगे पूर्ण सकर्मक क्रिया की, इसमें सदैव कर्म होगा ही होगा। ठीक है, और अपूर्ण सकर्मक में क्या होगा, कर्म आ सकता है अतः सकर्मक है, परंतु दिया हुआ नहीं होता कई बार, तो वह आपका अपूर्ण सकर्मक। यही जो क्रियाएं हैं, खाना, गाना, चरना, चुनना, पीना, ये आपको याद रखनी है। यही आपके लिए अपूर्ण अकर्मक और यही अपूर्ण सकर्मक बनाती हैं। जैसे फल खाना आपका ये क्या हो गया, पूर्ण सकर्मक। गीत गाना, घास चरना, दाना चुनना, दूध पीना। अब यदि आ जाए भेड़ चर रही है तो वहाँ पर आपके क्या होगा, तो वह अकर्मक में चली जाए, यानी कि वह आपके अपूर्ण सकर्मक हो जाएगी एक प्रकार से। तो ये हमने बात करी है आपके जो 3 आधार पर हमने भेद किए हैं, किसके, क्रिया के, उसमें सबसे पहले पर हमने चर्चा करी और वह क्या है, तो पहला हमने देखा कर्म के आधार पर, जिसमें हमने बात करी है कर्म की उपस्थिति के आधार पर क्रिया के भेद। तो देखिए, यदि कर्म नहीं है तो वह आपकी क्या होगी, तो वह होगी आपकी अकर्मक क्रिया, और यदि आपका कर्म उपस्थित है तो वह आपकी क्या हो जाएगी, तो वह हो जाएगी आपकी सकर्मक क्रिया। ये आपको सबसे पहले यह चीज़ समझ में आनी चाहिए। अब इसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाते हैं कि जो आपकी अकर्मक है और सकर्मक है उसे भी हमने 2 भागों में बांट दिया। कौन कौन से, पूर्ण अकर्मक और अपूर्ण अकर्मक। अंतर क्या है, पूर्ण अकर्मक तो वही है जिसमें कभी भी कर्म नहीं आए, तो देखिए यह हमें याद रखना है। लेकिन अपूर्ण अकर्मक कौन सी है, जिसमें सामान्यतः तो उसमें कर्म नहीं आता लेकिन कभी कभी आ भी जाता है। और इसी प्रकार से आपकी पूर्ण सकर्मक कौन सी है, जिसमें सदैव आपका कर्म आता हो। लेकिन अपूर्ण सकर्मक कौन सी है, जिसमें कर्म आता है सामान्यतः तो लेकिन कभी कभी नहीं दिया होता है। और ये कौन कौन सी ऐसी क्रियाएं हैं, तो वह हमें याद रखनी है, जैसे खाना, गाना, चरना, चुनना और पीना। तो ये क्रियाएं हैं जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, ये हमें ज़रूर याद रखनी है। तो यहाँ तक जो हमने चर्चा करी है, आशा है वह आपको समझ में आई होगी। सबसे पहले हमने यहाँ पर बात करी किस पर, क्रिया की परिभाषा पर। तो वे शब्द जो किसी कार्य के करने या होने का बोध कराते हैं क्रिया कहलाते हैं। फिर हमने क्रिया के भेद देखे, 3 आधार पर हमने किए। पहला कर्म के आधार पर, फिर 2 भेद हैं, रचना के आधार पर 8 भेद हैं और काल के आधार पर 3 भेद हैं। जिसमें हमने बात करी तो देखिए, पहले कर्म के आधार पर, जिसमें कर्म की उपस्थिति के आधार पर 2 भेद, कौन कौन से, अकर्मक, सकर्मक। फिर कर्म की संख्या के आधार पर आपके 2 भेद, एक कर्मक और द्विकर्मक। एक कर्म है तो एक कर्मक, 2 कर्म है तो द्विकर्मक। फिर हमने बात करी किसकी, तो फिर हमने बात करी रचना के आधार पर भेदों की। तो रचना के आधार पर कितने, 8 भेद। कौन कौन से, सामान्य क्रिया, सहायक क्रिया, संयुक्त क्रिया, सजातीय क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, आवृत्ति मूलक क्रिया और नाम धातु क्रिया। फिर हमने तीसरा जो आधार है उसकी बात करी, वर्तमान कालिक क्रिया, भूतकालिक क्रिया और भविष्यकालिक क्रिया। फिर हमने चर्चा करी थोड़े से विस्तार में आपकी कर्म के आधार पर जो क्रिया होती है उसमें, जिसमें हमने बात आपके सामने अकर्मक और सकर्मक की करी थी कर्म की उपस्थिति के
आधार पर। अब अपनी चर्चा को हम थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और आगे इस चर्चा को बढ़ा करके जो आगे इसका भाग है क्रिया का, उसे हम देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर अब हम चर्चा करेंगे आगे आपके कर्म की संख्या के आधार पर क्रिया के भेदों की। किस पर? तो देखिए कर्म की संख्या के आधार पर हम बात करेंगे। कर्म की संख्या के आधार पर क्रिया, कितने भेद? 2 भेद। कौन कौन से? तो देखिए पहला है आपका एक कर्मक क्रिया और दूसरा है द्विकर्मक। 2 भेद हैं इस आधार पर। कौन कौन से? तो पहला है आपके पास एक कर्मक क्रिया और दूसरा भेद है आपके पास द्विकर्मक क्रिया। ये आपके पास 2 भेद होते हैं कर्म की संख्या के आधार पर। एक कर्मक क्रिया कौन सी होती है? जिसमें आपके एक कर्म हो। और द्विकर्मक कौन सी होती है? जिसमें आपके 2 कर्म हो, वह आपकी द्विकर्मक क्रिया कहलाती है। तो ये आपको एक सामान्य जो इसके बारे में जानकारी है वह समझ में आई होगी। अब यदि हम बात करें कि कर्म की हम पहचान कैसे करेंगे, तो देखिए उसकी हम विस्तार में आगे भी चर्चा करेंगे, लेकिन अभी समझने के लिए यदि हम बात करें तो देखिए किसी भी वाक्य में यदि आपको सामान्यतः एक वाक्य की संरचना क्या होती है कि उसमें कर्ता होता है, कर्म होता है और क्रिया होती है। यह सामान्यतः एक वाक्य की संरचना होती है। लेकिन यदि आपको किसी भी वाक्य में क्या, किसे और किसको, ये 3 जो हैं इनका हमें ध्यान रखना है कि क्या, किसे, किसको, यदि इनका आपको जवाब मिले, यदि इनका आपको जवाब मिलता है तो इसका मतलब कर्म है। और क्रिया कौन सी हो जाएगी? तो क्रिया आपकी हो जाएगी सकर्मक। और फिर हमें देखना है यदि एक है तो एक कर्मक, इनमें से किसी एक का जवाब मिल रहा है तो एक कर्मक, और किसी दूसरे की यदि हम बात करें 2 का जवाब मिलता है तो द्विकर्मक। फिर यदि हम बात करें इनका, यदि आपको जवाब नहीं मिले तो क्या होगा? तो आपकी कौन सी क्रिया हो जाएगी? तो हो जाएगी अकर्मक क्रिया। तो ये आपकी हो जाएगी अकर्मक क्रिया। तो ये आपको मुख्य जो बात है यहाँ पर, बहुत ही महत्वपूर्ण बात जो हमें याद रखनी है कि आप कर्म की पहचान कैसे करेंगे। तो यदि आपको किसी भी वाक्य में क्या, किसे, किसको का जवाब मिल जाता है, इनमें से किसी भी एक का जवाब आपको मिल जाता है तो वह आपकी क्या होगी? तो वहाँ पर आपका कर्म उपस्थित है, इसलिए वह आपकी सकर्मक क्रिया होगी। यदि इनका जवाब नहीं मिलता है तो ये आपकी अकर्मक होगी। अब हम आगे बात करते हैं। देखिए यहाँ पर हमने एक कर्मक की बात करी है, तो यहाँ क्या लिखा हुआ है? जो क्रिया अपने साथ एक कर्म लेकर आए, वह आपकी क्या होती है? वह होती है आपकी एक कर्मक क्रिया, जिसमें एक कर्म हो। यानी कि क्या, किसे, किसको, इनमें से किसी एक का जवाब आपको मिल जाए तो वह क्या होती है? एक कर्मक क्रिया होती है। फिर द्विकर्मक की यदि हम बात करें, इसमें क्या होता है? तो देखिए द्विकर्मक की हम बात कर लेते हैं। जो क्रिया अपने साथ 2 कर्म लेकर आए वह आपकी द्विकर्मक क्रिया होती है। यानी कि क्या, किसे, किसको में से किसी जो है आपको क्या, किसे, किसको में से किन्हीं 2 का यदि उत्तर मिल जाता है वहाँ पर तो वह आपकी द्विकर्मक क्रिया होती है। अब उदाहरण देखते हैं। तो देखिए जैसे एक कर्मक में यहाँ हमारे पास उदाहरण है, राम ने खाना खाया। तो देखिए राम ने क्या खाया? तो खाना खाया। यहाँ पर आपको किसका जवाब मिल रहा है? तो यहाँ पर आपको जवाब मिल रहा है क्या का। तो यह आपकी सकर्मक हुई। और
सकर्मक होने के साथ साथ इसमें एक कर्म है, वो आपका इसलिए एक कर्मक क्रिया हुआ। अगला है उसने मुझे पीटा, तो उसने किसे पीटा, तो यहाँ पर देखिए आपको किसका उत्तर मिल रहा है, किसे का, किसे, मुझे पीटा, तो यहाँ पर भी एक कर्म है। फिर श्याम ने भिखारी को कहा, श्याम ने किसको कहा, तो यहाँ पर भिखारी को, यहाँ पर आपको किसको का उत्तर यहाँ पर मिल रहा है। तो ये हमें आपको स्पष्ट हुआ होगा एक कर्मक क्रिया कैसे हो रही है, तो जो अपने साथ एक कर्म लिए हुए हो। और कर्म का पता आप कैसे करेंगे, आपको क्या, किसे, किसको में से यदि किसी एक का उत्तर भी मिल रहा है तो वह आपकी कौन सी होगी, तो वह आपकी होगी सबसे पहले तो सकर्मक होगी क्योंकि उसमें कर्म है। और यदि एक का जवाब मिले तो एक कर्मक, दो का जवाब मिलता है तो द्विकर्मक। अब द्विकर्मक को देखते हैं कि द्विकर्मक कैसे होती है। तो देखिए, माँ ने धोबी को कपड़े दिए, माँ ने धोबी को कपड़े दिए, यहाँ पर यदि हम बात करें तो माँ ने क्या दिए, कपड़े दिए। तो देखिए पहली चीज़ क्या दिए, में कपड़े दिए, किसको दिए, तो धोबी को दिए। तो यहाँ पर आपको जो है दो प्रश्नों का उत्तर वहाँ से मिल रहा है, तो ये द्विकर्मक यानी कि यहाँ दो कर्म हुए। फिर अगला है माँ ने बच्चे को दूध पिलाया, माँ ने किसको, बच्चे को क्या पिलाया, दूध पिलाया, तो आपको दो उत्तर मिले, इसलिए यह द्विकर्मक हुई। फिर माँ ने भिखारी को कपड़े दिए, तो देखिए ये आपका महत्वपूर्ण है। हमने इसमें पहले कारक अध्याय में भी इस पर हमने काफ़ी चर्चा करी थी कि जब कोई चीज़ दान दया के भाव में दी जाए के लिए संप्रदान कारक जो होता है यह दिखाता द्विकर्मक है, लेकिन होता क्या है, होती है यहाँ पर एक कर्मक। इस पर हम पहले काफ़ी चर्चा कर चुके हैं आपके अध्याय में। कौन से अध्याय में, तो आपके कारक अध्याय में, इस पर हम काफ़ी चर्चा कर चुके हैं। तो देखिए यहाँ पर जो है आपको समझ में आया होगा काफ़ी अच्छे से कि कर्म की संख्या के आधार पर हमने क्रिया के भेदों पर चर्चा करी है। कितने भेद हैं कर्म की संख्या के आधार पर क्रिया के, तो कर्म की संख्या के आधार पर क्रिया के दो भेद हैं। कौन कौन से, पहला हमने बात करी आपके एक कर्मक पर और दूसरा द्विकर्मक पर, ये दो भेद हैं। एक कर्मक क्या होता है, जिसमें जो अपने साथ एक कर्म लेकर आए, जिसमें एक ही कर्म हो वह आपका एक कर्मक, और जिसमें दो कर्म हो वह आपका द्विकर्मक क्रिया होती है। फिर कर्म की पहचान कैसे करेंगे, तो उसके लिए हमने यहाँ पर यह चर्चा करी थी। इसी से आप सकर्मक और अकर्मक का भी पता लगा सकते हैं और एक कर्मक और द्विकर्मक का भी पता लगा सकते हैं। कैसे, यदि आपको किसी भी वाक्य में क्या, किसे, किसको का उत्तर मिल जाता है तो वह क्या होगी, वह आपकी सकर्मक होगी। यदि नहीं मिलता तो अकर्मक होगी। अब यदि हम बात करें तो एक कर्मक और द्विकर्मक ये सदैव आपकी सकर्मक क्रिया ही होंगी, क्योंकि जब तक कर्म नहीं होगा तो आप एक कर्मक और द्विकर्मक का पता ही नहीं लगा सकते। तो देखिए, यदि उस वाक्य में आपको क्या, किसे, किसको में से किसी एक का उत्तर मिले तो एक कर्मक, और यदि दो का उत्तर मिले तो द्विकर्मक, यही हमने यहाँ पर चर्चा करी थी। उदाहरण हमने देखे, जैसे कि राम ने खाना खाया, तो यहाँ पर आपको क्या, किस चीज़ का उत्तर मिल रहा है, राम ने क्या खाया, खाना खाया, तो इसलिए एक कर्म आया, एक कर्मक। फिर हमने दूसरा उदाहरण देखा, उसने मुझे पीटा, उसने किसे पीटा, क्या, किसे, किसको में से ही हमें देखना है। उसने किसे पीटा, तो मुझे पीटा, किसे का उत्तर मिला, एक का उत्तर मिला है, इसलिए यह आपका क्या होगा, यह आपका होगा एक कर्मक। फिर तीसरा उदाहरण हमने इसमें देखा, श्याम ने भिखारी को कहा, तो श्याम ने किसको कहा, यहाँ पर किसको का उत्तर मिल रहा है, तो इसका आपका किसको का उत्तर मिला यानी कि एक कर्म, तो यह क्या होगा, तो यह होगा आपका एक कर्मक में आएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको एक का उत्तर मिल रहा है। फिर हम आगे बात करेंगे किसकी, तो देखिए आगे हमने बात करी थी द्विकर्मक की। द्विकर्मक क्या कहता है, हमने उस पर चर्चा कर ली थी। उदाहरण हमने देखे थे, तो उदाहरण हमने क्या देखे थे, उदाहरण हमने देखे थे, पहला हमने देखा यहाँ पर कि माँ ने धोबी को कपड़े दिए, तो यहाँ पर माँ ने किसको कपड़े दिए, किसको क्या दिया,
दो यहाँ पर उत्तर आपको मिल रहे हैं। किसको? धोबी को। क्या दिए? कपड़े दिए, इसलिए द्विकर्मक। अगला उदाहरण था, माँ ने बच्चे को दूध पिलाया। माँ ने किसको बच्चे को क्या पिलाया? दूध पिलाया। तो दो उत्तर यहाँ पर मिले, इसलिए द्विकर्मक। फिर हमने एक महत्वपूर्ण यहाँ पर जो आपका काफ़ी महत्वपूर्ण है, पहले भी हम इस पर चर्चा कर चुके हैं कारक अध्याय में। यदि वहाँ आपने क्लास नहीं ली है तो आप उस क्लास को पहले लेकर आएँ, जिससे यहाँ समझने में आसानी हो। जब भी ऐसा होता है कि दान या दया के भाव से कोई चीज़ किसी को दी जाती है, वह आपके उसमें दिखाता द्विकर्मक क्रिया है, लेकिन वहाँ पर अपवाद स्वरूप एक कर्मक क्रिया होती है। ये हम चर्चा यहाँ तक कर चुके हैं। अब यहाँ से आगे अपनी चर्चा को बढ़ाते हैं। तो देखिए, आगे चर्चा हम बढ़ाते हैं और आगे हम किस पर बात करेंगे? तो आगे हम बात करेंगे आपके रचना के आधार पर क्रिया की। हमने बात करी थी रचना के आधार पर भी क्रिया के भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? तो रचना के आधार पर क्रिया के भेद होते हैं कितने? 8 भेद। रचना के आधार पर क्रिया के 8 भेद होते हैं। कौन कौन से? तो देखिए, पहला यहाँ पर दिया गया है सामान्य क्रिया। जैसे राम ने खाया, तो यहाँ पर देखिए अंत में क्रिया जो है आपको अकेली मिलेगी, यानी कि अंत में जिसमें क्रिया आ जाए वह आपकी क्या होगी? वह आपकी होगी सामान्य क्रिया। तो यह आपको समझ में आया होगा सामान्य क्रिया क्या होती है। अब इसके बाद हम बात करते हैं दूसरे भेद की। रचना के आधार पर क्रिया का दूसरा भेद क्या कहलाता है? तो वह है आपका सहायक क्रिया, यानी कि जो क्रिया सहायता कर चुकी हो। जैसे राम ने खाया है या खाया था, तो यहाँ इसकी पहचान कैसे करेंगे? क्रिया के बाद में आपको है या था में से कोई एक देखने को मिलता है, तो वह आपका क्या होगा? सहायक क्रिया होगी। फिर संयुक्त क्रिया, तीसरा भेद संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया का उदाहरण राम खा चुका है, जिसमें क्रिया आपकी पूरी हो गई हो। फिर चौथा भेद जो है रचना के आधार पर क्रिया का, वह क्या कहता है? वह है सजातीय क्रिया। और सजातीय क्रिया क्या कहती है कि उदाहरण जैसे हमने देखे, उड़ान उड़ी, हंसी हंसी, ये क्या है? यहाँ पर क्रिया की मूल धातु आती है। यहाँ पर क्या आती है? क्रिया की मूल धातु जिसमें आपको देखने को मिले वह आपकी सजातीय क्रिया होती है। फिर पांचवा जो भेद है रचना के आधार पर क्रिया का, पांचवा भेद क्या कहता है? तो पांचवा भेद है आपका प्रेरणार्थक क्रिया, जो जिसमें देखिए पहले जानते हैं कि यह क्रिया क्या होती है, जिसमें कर्ता स्वयं क्रिया ना कर दूसरे से कराए। स्वयं वह आदमी काम ना करे, दूसरे से जब काम करवाए तो वह आपकी प्रेरणार्थक क्रिया होती है। जैसे उदाहरण हमने देखा, रेवती ने पिताजी से फ़ोन करवाया। तो यहाँ पर जो रेवती है उसने स्वयं फ़ोन नहीं किया, उसने अपने पिताजी से फ़ोन करवाया, तो ये प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण हुआ। फिर आपका छठवें भेद की हम बात करते हैं। छठवां भेद है पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है? जिसमें आपको अंत में करके या फिर कुछ नहीं देखने को मिले। ये यदि तीन चीज़ें, या तो कर हो या करके आ रहा हो अंत में, या फिर कुछ भी नहीं। यहाँ पर जो 0 लिखा हुआ है इसका अर्थ है कुछ नहीं। जैसे उदाहरण, राम नहाकर मंदिर गया, तो यहाँ पर अंत में कुछ नहीं आ रहा। या फिर आप देखेंगे तो यहाँ पर कर आ रहा है, या फिर वह पढ़कर विद्यालय गया। इनका यदि प्रयोग हो तो ये आपके क्या होंगे? ये आपकी पूर्वकालिक क्रिया होगी। सातवां भेद है क्रिया का रचना के आधार पर, कौन सा? आवृत्ति मूलक या फिर बारंबारता। अब देखिए नाम से ही आपको पता चल रहा है कि यहाँ पर बार बार कोई चीज़ आएगी। जैसे काल्पनिक ध्वनि से इनका निर्माण होता है, जैसे भिन भिनाना, तो भिन भिनाना 2 बार, भिन भिन यहाँ पर 2 बार आई। हिन हिनाना, यहाँ पर भी आपको बारंबारता देखने को मिल रही है। और आठवां भेद क्या है रचना के आधार पर क्रिया का? तो रचना के आधार पर क्रिया का आठवां भेद है नाम धातु क्रिया, जो जिसमें देखिए क्रिया, जैसे पुलिस ने चोर को लतियाया, तो यहाँ पर लात मारना जो क्रिया है उसका नाम धातु बनाया गया है लतियाया। या पुलिस ने चोर को थपड़ाया, जैसे आप कह सकते हैं, तो ये यहाँ पर जो है आपको नाम धातु क्रिया देखने को मिलती है। अब हमने जो चर्चा करी है, क्या बात करी हमने यहाँ पर? तो यहाँ पर हमने बात करी आपके
रचना के आधार पर क्रिया के जो भेद हैं, कितने भेद हैं? तो साहब रचना के आधार पर क्रिया के हैं 8 भेद। कौन कौन से? सबसे पहले हम नाम देखते हैं, तो नाम है उनके सामान्य क्रिया, सहायक क्रिया, संयुक्त क्रिया, सजातीय क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, आवृत्ति मूलक या बारंबारता क्रिया और अंत में नाम धातु क्रिया। ये आपके रचना के आधार पर क्रिया के 8 भेद हैं। फिर एक एक करके हमने इनकी चर्चा करी। जैसे सामान्य क्रिया में क्या होता है, क्रिया एंड में अकेली रह जाती है, जैसे राम ने खाया। फिर दूसरा भेद है सहायक क्रिया। इसमें क्या होता है, क्रिया के बाद में है या था आपको देखने को मिलता है, जैसे राम ने खाया है, राम ने खाया था। फिर तीसरा भेद था संयुक्त क्रिया, जो कि राम खा चुका है, यानी कि यहाँ पर कार्य पूर्ण होने का हमें बोध होता है, कार्य पूर्ण होने का हमें इस क्रिया से बोध होता है। फिर चौथा भेद है आपका सजातीय क्रिया, जिसके हमने सजातीय क्रिया में क्या होता है, तो यहाँ पर क्रिया की मूल धातु जो होती है उसका प्रयोग किया जाता है। जैसे हवाई जहाज ने उड़ान उड़ी, हमने हंसी हंसी। फिर पांचवा भेद है प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया क्या है, जिसमें जो करता है वह स्वयं कोई कार्य ना करे, किसी दूसरे से वह इस कार्य को करवाए। जैसे रेवती ने पिताजी से फ़ोन करवाया, मैंने उससे अपना पेपर लिखवाया, तो ये आपके प्रेरणार्थक क्रिया के उदाहरण हुए। फिर छठवां भेद था आपका पूर्वकालिक क्रिया, जिसमें आपको वाक्य में कर, करके या फिर कुछ नहीं, इनका प्रयोग देखने को मिले। जैसे राम नहाकर मंदिर गया, वह पढ़कर विद्यालय गया। फिर सातवां भेद है आवृत्ति मूलक या बारंबारता क्रियाएं। यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए काल्पनिक ध्वनि से निर्माण होगा या बारंबारता हमें देखने को मिलेगी। सामान्यतः आप इसे याद रखें। जैसे हमने उदाहरण देखे, भिन भिनाना, हिन हिनाना। फिर अंत में आठवां भेद था आपके पास नाम धातु क्रिया, जिसमें आपको किसी भी क्रिया का नाम धातु रूप देखने को मिला। जैसे उदाहरण था पुलिस ने चोर को लतियाया, तो यहाँ पर लात मारना जो क्रिया है उसको हमने नाम धातु रूप में देखा था। तो आपको यहाँ तक जो हमने चर्चा करी है वह काफ़ी अच्छे से स्पष्ट हुई होगी। अब यदि हम आगे बात करें, देखिए थोड़ी और चर्चा कर लेते हैं आगे। तो आगे हम बात करेंगे एक महत्वपूर्ण नोट की, जो कि आपको याद भी रखना है। और देखिए नोट क्या कहता है, तो यह कह रहा है कि कर लगी हुई क्रिया क्रिया विशेषण भी बनती है। कर लगी हुई जो क्रिया होती है वह विशेषण भी बन जाती है। जैसे यहाँ पर हमने देखा था ना, नहाकर, जैसे उदाहरण के तौर पर हमने क्या देखा, वह दौड़कर चलता है। ठीक है। दूसरा उदाहरण जैसे हम यहाँ देख सकते हैं, तो छोटा बच्चा खिलखिलाकर हंसता है। तो यहाँ पर देखिए यह चलने की विशेषता यहाँ पर इसने बताई, इसलिए यह आपका क्रिया विशेषण हो गया। तो चलना एक क्रिया है, उसकी विशेषता क्या हुई यहाँ पर, दौड़कर चलना। तो यह आपका कर वाली क्रिया जो है यहाँ पर क्या बन गई, क्रिया विशेषण बन गई। और जैसे छोटा बच्चा खिलखिलाकर हंसा, तो जो छोटा बच्चा है उसके क्रिया क्या है, यहाँ पर क्रिया है आपकी हंसना, और उस हंसना क्रिया की विशेषता क्या है, खिलखिलाकर हंसना। तो इसलिए यहाँ पर यह आपके क्रिया की इसने विशेषता बताई, खिलखिलाकर ने, इसलिए क्रिया की विशेषता बतलाने वाले शब्द क्रिया विशेषण हो जाते हैं। तो इसलिए यह आपका क्रिया विशेषण हो गया। तो यहाँ पर हमें याद रखना है कि कर लगी हुई जो क्रिया होती है वह आपके क्रिया विशेषण भी बन जाती है। तो इन दोनों ही जो वाक्य हमने लिए, इनमें कर लगी हुई जो आपकी यहाँ पर क्रिया थी वह क्या बन गई, वह बन गई आपकी क्रिया विशेषण। और ये हमने इन वाक्यों में उदाहरण के माध्यम से भी देखा और समझा है। तो यहाँ तक आज जो हमने चर्चा करी है क्रिया अध्याय के ऊपर, वह आपको अच्छे से समझ में आई होगी। सबसे पहले हमने क्रिया की बात करी इस अध्याय में। तो देखिए पहले हमने बात करी क्रिया। क्रिया क्या होती है, तो क्रिया जिन शब्दों से किसी कार्य के करने अथवा होने का बोध होता हो वे आपके क्रिया कहलाते हैं। फिर हमने उसी में आगे क्रिया के भेद देखे, 3 आधार पर भेद किए गए। पहला कर्म के आधार पर, दूसरा रचना के आधार पर और तीसरा काल के आधार पर। सबसे पहले हमने
कर्म के आधार पर जो भेद किए उनकी चर्चा करी है, जिसमें उसमें भी दो आधार हैं, एक कर्म की उपस्थिति के आधार पर और दूसरा है आपका कर्म की संख्या के आधार पर। कर्म की उपस्थिति के आधार पर अकर्मक और सकर्मक की हमने बात करी, और कर्म उपस्थित है या अनुपस्थित कैसे पता करेंगे, तो उसके लिए हमने बात करी थी यदि आपको क्या किसे किसने में से किसी एक का भी उत्तर मिल रहा है तो इसका मतलब कर्म उपस्थित है, यदि नहीं मिल रहा है तो कर्म अनुपस्थित है। फिर आगे हमने कर्म की संख्या के आधार पर बात करी दो भेदों की, एक कर्मक और द्विकर्मक, जहाँ पर आपको एक कर्म हो यानी कि क्या किसे किसको में से आपको किसी एक का उत्तर मिलता है तो एक कर्मक, और क्या किसे किसको में से दो का उत्तर मिलता है तो द्विकर्मक क्रिया हो जाती है। फिर हमने अंत में बात करी आपके रचना के आधार पर क्रिया के जो भेद हैं, 8 भेद। सामान्य क्रिया जो इसमें अंत में क्रिया अकेली हो, सहायक क्रिया जिसमें अंत में है या थे लगा हुआ हो, फिर संयुक्त क्रिया जिसमें कार्य पूर्ण हो चुकने का बोध हो, सजातीय क्रिया जिसमें क्रिया की मूल धातु हो, प्रेरणार्थक क्रिया जिसमें कर्ता स्वयं कोई क्रिया ना करे दूसरे से करवाए यानी कि दूसरे को प्रेरणा दे कुछ करने की। फिर छठवां भेद पूर्वकालिक क्रिया जिसमें करके कुछ नहीं आए यानी कि उस कार्य के हो चुकने का बोध हो लगभग। फिर आवृत्ति मूलक या बारंबारता, तो यहाँ पर बारंबारता देखने को मिले। और फिर हमने अंत में नाम धातु क्रिया की बात करी, और फिर सबसे अंत में हमने चर्चा करी एक महत्वपूर्ण नोट पर, जो क्या कहता है कि कर लगी हुई जो क्रिया होती है वह क्रिया विशेषण भी बन जाती है। उदाहरण हमने देखे, जैसे कौन सा पहला उदाहरण था, वह दौड़कर चलता है। तो यहाँ पर चलना, देखिए यहाँ पर क्या है, चलना आपकी एक क्रिया है और उसकी विशेषता क्या हो गई, दौड़कर चलना। इसी प्रकार से छोटा बच्चा खिलखिलाकर हंसा, तो हंसना क्या हुआ, हंसना यहाँ पर एक आपकी क्रिया हो गई, और खिलखिलाकर क्या हुआ, इस क्रिया की यहाँ पर इसने विशेषता बतलाई, तो इसलिए यह आपका क्रिया विशेषण में भी बदल जाती है। तो आज जो हमने चर्चा करी है वह आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आई होगी। इससे अगली क्लास में हम क्रिया अध्याय को आगे बढ़ाएंगे और आगे की चर्चा करेंगे। यह आपका एक काफ़ी महत्वपूर्ण अध्याय है, उदाहरणों सहित इसे समझेंगे जिससे आपके परीक्षा में जो है आपको काफ़ी मदद मिले।